इस वीडियो में आप डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के गणित प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2018 में पूछा गया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में सभी प्रश्न पत्र के कंप्लीट सॉल्यूशन को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डेडिकेटेड प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था cot 30 डिवाइडेड बाई tan 45 का मान है। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा cot 30 का जो मान होता है वो √3 होता है और tan 45 का मान 1 होता है। तो इस हिसाब से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पहले का ऑप्शन नंबर 2 √3 सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। जैसा कि आपको ज्ञात होगा वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर क्षेत्रफल का मान कितना दिया गया है 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब पाई का मान 22/7 आप रखेंगे और आर आपको ज्ञात करना है और यहाँ पर हो जाएगा 8800। ठीक है, 22 से जब आप इसको काटेंगे तो 400 बार में जाएगा, 22 चौके 88 होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आर का मान निकालने के लिए आपको ये 7 इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा यानी कि 400 गुणे 7 और ये स्क्वायर में था तो इधर अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 400 का अंडर रूट जब आप निकालेंगे तो ये 20 का स्क्वायर 400 होता है यानी कि ये 20 बाहर आ जाएगा और 7 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा तो ये अंदर ही रहेगा। यानी कि त्रिज्या आपसे प्रश्न में पूछा था, त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा 20√7 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन नंबर 4 में उत्तर दिया गया है। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर 4 20√7 सेंटीमीटर सही उत्तर होगा। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। 2x² - x - 1 बराबर 0 के हल हैं। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है तो इसको निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि जो x² का जो गुणांक होता है, इसका जो एक्चुअल फॉर्मेट होता है ax² + bx + c = 0 होता है। यानी कि a और c का आपस में गुणा कर देते हैं तो 2 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा -2 आएगा। अब -2 को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पर तो -2 आना चाहिए और जोड़ने या फिर घटाने पर ये बीच वाला b का मान आना चाहिए, मतलब -1 आना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2x² - 2x + x - 1 = 0। अब देखिए 2x में से एक x घटेगा तो माइनस में x बच जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से यहाँ से देखिए 2x मैं कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा x - 1 और यहाँ से +1 मैं कॉमन ले रहा हूँ तो x - 1 = 0। अब एक ब्रैकेट ये दोनों कॉमन है तो x - 1 कॉमन ले रहा हूँ और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x + 1 = 0। अब या तो ये ब्रैकेट 0 होगा या तो ये ब्रैकेट 0 होगा। जब इसको आप 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 और जब इसको आप 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब देखिए ये दोनों उत्तर किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 आप देखेंगे तो 1 और -1/2 दिया गया है यानी तीसरे का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न पूछा गया था संख्या 14641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। देखिए इसके दो विधि हो सकते हैं, या तो आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिए और जो वर्गमूल आएगा उसमें कितने अंक हैं इसके आधार पर आप उत्तर दे सकते हैं। लेकिन चूंकि ये एक बहुविकल्पीय प्रश्न है आपको ज़्यादा समय नहीं लेना है, नहीं तो आगे वाले प्रश्नों में आपको कम समय मिलेगा और आपका पेपर छूट सकता है। इस वजह से आप इसके लिए ट्रिक अपना सकते हैं। देखिए जब भी किसी संख्या में के वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछी जाती है तो उसके लिए एक नियम ये अपनाया जाता है कि दाहिने साइड से, देखिए इधर ये दाहिना साइड है, संख्या के दाहिने साइड से 2-2 का पेयरिंग करते जाते हैं। जैसे कि देखिए 2-2 अंक का मैं जोड़ा बना रहा हूँ। ठीक है, जितने जोड़े बनेंगे 2 जोड़े बन गए और 1 अंक ये बच गया, तो जितने जोड़े बनेंगे और उसके अलावा अगर कोई सिंगल अंक भी बच जाता है यानी उस संख्या के वर्गमूल में उतने ही अंक होंगे। जैसे कि देखिए एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक ये बच गया, तो यानी इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। आपका ऑप्शन 3 सही उत्तर हो जाएगा। चौथे का ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न पूछा गया था किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योग 285 अंश है, चौथे कोण की माप क्या होगी। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। यहाँ पर आपको 3 कोणों का योग दिया गया है तो इसमें से अगर मैं इसको घटा देता हूँ तो चौथे कोण का माप आ जाएगा जो कि कितना होगा 75 डिग्री। तो आपका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 75 डिग्री सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। छठवां प्रश्न पूछा गया था वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो जिसे संख्या 1,94,491 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। इस प्रश्न को थोड़ा आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे अगर एक संख्या में बोलूं कि 29 और ये बोलूं कि इस संख्या में से मैं क्या घटा दूं कि जो संख्या मिले वह पूर्ण वर्ग हो जाए, तो आप देखेंगे कि 29 किसी का भी वर्ग नहीं होता है
इससे जो छोटा वर्ग वाला संख्या है वो 25 होता है। वो किसका वर्ग होता है? 5 का वर्ग होता है। तो यही बोल रहा है कि इससे छोटी वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए इसमें से क्या घटा दें। तो 29 में से अगर मैं 4 घटा देता हूं तो 25 मिल जाएगा। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा कि 4 घटा देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी, जो शेषफल प्राप्त होगा, वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब यही नियम इस पे अप्लाई करना है आपको। जो संख्या दिया गया है इसका भाग विधि से मैं वर्गमूल निकालूंगा और जो शेषफल बचेगा वही घटाने पर ये जो शेषफल बचेगा वो पूर्ण वर्ग बनेगा। देखिए अब कैसे निकालते हैं भाग विधि से। सबसे पहले यहाँ पर ये संख्या लिख देते हैं। संख्या कितनी है? 19, 44 और 91। ठीक है। उसके बाद से हम लोग यहाँ से देखते हैं, जोड़ा बना देते हैं अंकों का। ठीक है, जोड़ा बना दिए। अब उसके बाद से हम ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें भाग देने पर इसके बराबर या फिर इससे छोटा आना चाहिए। अब देखिए मैं 4 से लूँ तो 4 चौक के 16 हो जाएगा, क्योंकि जो संख्या आप यहाँ लिखेंगे वही संख्या यहाँ लिखेंगे और दोनों का आपस में गुणा होगा। तो 4 चौके 16, अगर मैं 5 लेता हूँ तो 5 25 हो जाएगा, तो इससे बड़ा हो जाएगा। इस वजह से आपको 4 लेकर के चलना होगा। जो संख्या आप यहाँ लिखेंगे वही संख्या यहाँ भी आपको लिखना होगा। ठीक है, तो 4 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हुआ? 16 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं कि जो संख्या हमने यहाँ लिया था और यहाँ लिया था उसी संख्या को फिर इसमें जोड़ देते हैं। ध्यान से समझिएगा। तो ये 4 और 4 मिलकर के कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 19 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब देखिए फिर से हम लोग भाग विधि से ऊपर से उतारते हैं, तो एक अंक नहीं उतारेंगे, आप जोड़ा ही उतारेंगे। तो कितना हो जाएगा? 344 हो जाएगा। अब देखिए जैसा हमने यहाँ किया था कि जो अंक हमने यहाँ लिखा था वही अंक यहाँ लिख करके उसका गुणा किया था। अब इसी प्रकार से जो अंक आप यहाँ लिखेंगे वही अंक यहाँ लिखेंगे और इस अंक का इस पूरे संख्या में गुणा होगा। जैसे कि अगर 1 मैं लिखूं तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, तो 81 में 1 से गुणा करेंगे तो 81 आएगा, जो कि संख्या इससे बड़ी है। तो और हम आगे बढ़ें इसी प्रकार से, अगर मैं 4 ले लूं तो 4 अगर मैं यहाँ लेता हूं तो लगभग 80 और यहाँ पे 4 यानी कि लगभग 320 के आसपास आएगा, और ये भी उसके आसपास आ रहा है। तो एक बार करके देख लेते हैं। अगर मैं 4 यहाँ लिखता हूँ तो 4 यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा और उसके बाद से 4 का इस पूरी संख्या में गुणा होगा। तो देखिए 4 का जब इस पूरी संख्या में आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौक के 16, हाथ में 1 और 4 × 8 32 और 1 33। ठीक है, देखिए ये संख्या इससे छोटी है और इसके करीब है, इसलिए ये सही माना जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या किया था कि जो संख्या यहाँ लिखा था उसको इसमें जोड़ दिया था। तो फिर मैं यहाँ 4 लिखूंगा और इसमें जोड़ दूंगा। 4 4 8 हो जाएगा और ये 8 पहले से है। अब फिर इसको माइनस करेंगे तो 14 में से 6 जाएगा 8 और यहाँ 3, ये कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद से फिर हम लोग जोड़ा उतारेंगे तो कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए अगर मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? 882। फिर इसमें 2 लिखेंगे और उसका गुणा करेंगे तो लगभग 1600-1700 के आसपास हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो रहा है। इस वजह से हमारी मजबूरी है कि हम एक ही लेकर के चलेंगे। एक यहाँ पर मैंने लिया। उसके बाद से क्या बचेगा? 881 हो जाएगा। अब 891 में से 881 घटाएंगे तो शेषफल क्या बच जाएगा? 10 बच जाएगा। अब यही जो शेषफल है इसको अगर इस संख्या में से हम लोग घटा दें 19, 44, 41 वाला, तो ये शेषफल नहीं बचेगा। मतलब कि यहीं ज़्यादा डिजिट हो रहा है, जिसकी वजह से जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग नहीं बन पा रही है। तो इस संख्या में से अगर हम लोग 10 घटा दें तो जो शेषफल बचेगा वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आपका उत्तर यहीं 10 प्राप्त हो जाएगा। 7वां प्रश्न पूछा गया था x² - x - 6 का गुणनखंड कीजिए। अब जैसा कि हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्मेट पढ़ा था कि क्या होता है, ax² + bx + c। अब देखिए a का c में गुणा करते हैं, 1 का -6 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? -6। अब -6 को आपको इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पर -6 आए और जोड़ने या फिर घटाने पर -1 आना चाहिए। अब देखिए कैसे करेंगे। ये हो जाएगा x² और यहाँ पर -3x और +2x अगर मैं कर दूं तो यहाँ पर जब -3x में से 2x घटेगा तो -x बच जाएगा, और जब इसका गुणा करेंगे 3 और 2 का तो हमें 6 प्राप्त हो जाएगा माइनस में। ठीक है, और यहाँ पे -6। अब देखिए यहाँ से मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर बच जाएगा x - 3। यहाँ पर +2 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर बच जाएगा x - 3। अब देखिए ये ब्रैकेट वाला दोनों कॉमन है, तो यहाँ पर हम लोग फिर कॉमन ले लेंगे x - 3 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x + 2। यही आपका गुणनखंड हो जाएगा। 8वां प्रश्न पूछा गया था sec 30 - 2 cot 45 - 4 √3 sin 30 + 2 cos 0 डिग्री का मान होगा। देखिए सबकी वैल्यू आप पुट करेंगे। sec 30 का जो मान होता है वो 2 डिवाइडेड बाई √3 होता है, -2 गुणे cot 45 का मान 1 होता है,
4 डिवाइडेड बाई √3 साइन 30 का मान 1/2 होता है, प्लस 2 कॉस 0 का जो मान होता है वह 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये 2 बार में जाएगा तो फिर से आपका क्या प्राप्त होगा, देखिए 2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 2 माइनस ये 2/√3 हो जाएगा और ये प्लस 2। देखिए ये 2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस में है और ये माइनस में तो कट जाएगा, ये -2 में है, ये +2 में है तो कट जाएगा, उत्तर आपका 0 प्राप्त हो जाएगा। 9वां प्रश्न पूछा गया था, 2 सिक्का उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे। तो मान लीजिए कि ये 2 सिक्के हैं और दोनों को उछाला जाए तो हो सकता है कि पहले वाले सिक्के पर हेड आ जाए और ये भी हो सकता है कि दूसरे सिक्के पर भी हेड आ जाए। फिर ये भी हो सकता है कि पहले सिक्के पर टेल आ जाए और दूसरे सिक्के पर हेड आ जाए। फिर तीसरी संभावना ये भी हो सकती है कि पहले सिक्के पर हेड आ जाए और दूसरे सिक्के पर टेल आ जाए। और चौथी संभावना ये हो सकती है कि पहले पर भी टेल आ जाए और दूसरे सिक्के पर भी टेल आ जाए। तो कुल ये 4 परिणाम प्राप्त होंगे जब भी किसी 2 सिक्के को उछाला जाता है। 10वां प्रश्न पूछा गया था, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात करो। सबसे पहले शंकु बनाता हूं ताकि चीज़ें आपको स्पष्ट हो सके। देखिए ये इस प्रकार से कुछ शंकु होता है, इसे हम लोग बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, इसे यल से डिनोट करते हैं और इसे बोलते हैं त्रिज्या जिसे आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर एल का मान कितना दिया गया, तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर और रेडियस यानी कि त्रिज्या कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर। और आपसे शंकु का वक्रपृष्ठ पूछा जा रहा है। वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला ये होता है पाई इंटू आर इंटू एल। पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान आपको 8 दिया गया है गुणे एल का मान आपको 21 दिया गया है। ये 7 से 3 बार में जाएगा और ये 8 त्रिक 24 यानी कि 22 गुणे 24 528 सेंटीमीटर स्क्वायर इस शंकु का वक्रपृष्ठ हो जाएगा। 11वां प्रश्न पूछा गया था, घनमूल 343 गुणे 576 का वर्गमूल को सरल करो। देखिए ये जो होता है ये इसका घनमूल जो होता है वो 7 होता है और ये 24 का स्क्वायर है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2 7 दूनी 14 और 2 16 168 आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। 12वां प्रश्न पूछा गया था, पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। देखिए इस चित्र में ओ जो है वो वृत्त का केंद्र है। आगे पढ़िए, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके जो चारों शीर्ष होते हैं वह त्रिभुज के परिधि पर होते हैं। देखिए सब कुछ त्रिभुज के परिधि पर है, चारों इसके शीर्ष। ठीक है, आगे पढ़िए, यदि कोण ADC बराबर 140 अंश है, ADC यानी ये वाला कोण 140 अंश आपको दिया गया है, तो कोण BAC ज्ञात करना है। कोण BAC यानी ये वाला कोण आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न देखने में आपको बहुत ज़्यादा कठिन लगेगा लेकिन इस प्रश्न में कुछ है ही नहीं। मैं बिना पेन पेपर के आपको ये प्रश्न मुंहजबानी हल करके दिखाता हूँ। देखिए आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी चक्रीय चतुर्भुज की कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग सदैव 180 अंश होता है। 140 अंश ये दिया गया है, तो इस चक्रीय चतुर्भुज में इस कोण के सामने का कोण कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो 180 में से 140 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 40 अंश। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद से एक और प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा कि अर्धवृत्त में स्थित कोण 90 अंश का होता है। ये देखिए ये जब वृत्त का कोण है तो ये अर्धवृत्त हो गया और अर्धवृत्त में जो कोण स्थित होता है, अर्धवृत्त में स्थित कोण सदैव 90 अंश का होता है। तो ये कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। अब एक और प्रमेय आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो ये 90 हो गया और ये 40 हो गया यानी 130 हो गया। तो ये कोण कितना बचा, 50 अंश बचा। यही तो आपको निकालना था BAC। तो कोण BAC का मान कितना हो जाएगा, 50 अंश उत्तर हो जाएगा आपका। 13वां प्रश्न पूछा गया था, किसी कक्षा के 24 शिक्षार्थियों की आयु के आंकड़े निम्न हैं, इनकी माध्यिका क्या होगी, आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए अगर ये बारंबारता वाला क्वेश्चन नहीं रहता और सिंपली आंकड़े आपको दिए गए रहते और माध्यिका निकालने के लिए तो आपने पढ़ा होगा कि अगर पदों की संख्या विषम होती थी तो n+1 डिवाइडेड बाई 2वां पद आपकी माध्यिका हो जाता था, और अगर पदों की संख्या सम होती थी तो n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद डिवाइडेड बाई 2वां पद जो आता था वो उसकी माध्यिका होती थी। लेकिन चूंकि ये बारंबारता वाला प्रश्न है तो आपको एक बार फिर से आंकड़े बनाने होंगे। आप प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। यहां पर देखिए मैं लिखता हूं आयु और यहां पर
बारंबारता या फिर शिक्षार्थी। ठीक है, शिक्षार्थी जो है यही बारंबारता है और यहां पर लिखा जाता है संचयी बारंबारता। देखिए अब बनाते कैसे हैं, आयु वाला क्या है, 12 13 14 15 16, 12 13 14 15 16। अब देखिए 12 के कितने छात्र हैं, 4 हैं, इसके बाद से 5 हैं, फिर 4 हैं, फिर 6 हैं, फिर 5 हैं। संचयी बारंबारता में क्या करते हैं कि सबसे पहले ये वाला जो डिजिट है, पहली जो बारंबारता है उसको एज इट इज उतार देते हैं। 4 मैंने उतार दिया, उसके बाद से इस 4 को इसके नीचे वाले में जोड़ देते हैं। 4 + 9 कितना, 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद से इस 9 को इस 4 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। उसके बाद से 13 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। उसके बाद से 19 को इस 5 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की संख्या कितनी थी, 24 थी, जो कि सम है, n का मान सम है। तो सम के कंडीशन में हम लोगों ने बारंबारता निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, n डिवाइडेड बाई 2 वां पद प्लस n डिवाइडेड बाई 2 + 1 वां पद और होल डिवाइडेड बाई 2 होता था। ठीक है, अब देखिए n का मान 24 है, 24/2 यानी कि क्या हो जाएगा, 12वां पद। n का मान 24 है, 24/2 यानी 12वां पद। अब देखिए 12वां पद किस में आएगा, यहाँ तक 9वां पद था और यहाँ तक 9 पद हो गया। उसके बाद से 10 11 12 13 पद तक इसमें है, यानी कि जाहिर सी बात है ये तीसरा वाला जो आयु वर्ग है 14, यही यहाँ पर मान आएगा। तो क्या आ जाएगा, इसका मान 14 प्लस n/2 यानी कि n का मान कितना था, 24/2 यानी 12 + 1 यानी 13वां पद। अब 13वां पद किस में आएगा, यहाँ तक 13 था, यानी कि यही वाला 14 वाला ये भी हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। अब 14 14 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 में 2 से भाग देंगे तो फिर आपका कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो इस आंकड़े का जो माध्यिका होगा वो कितना हो जाएगा, 14 आपका उत्तर हो जाएगा। 14वां प्रश्न पूछा गया था, एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर व लंबाई 2 मीटर है। रोलर कुछ ऐसा होगा, बेलनाकार। बोला जा रहा है कि इसका व्यास यानी कि ये पूरा दिया गया है आपको 70 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई यानी कि ये पूरा लेंथ इसका दिया गया है, कितना आपको दिया गया है, 2 मीटर दिया गया है। तो बताइए 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। एक चक्कर में वो अपने परिधि के बराबर चलेगा। ठीक है, एक चक्कर में रोलर अपने परिधि के बराबर चलेगा। और परिधि का मतलब क्या हुआ, इसका वक्र पृष्ठ, क्योंकि ये पूरा जो सरफेस है ये ऐसे, मान लीजिए ये रोलर है, ऐसे ही तो घूमेगा और एक जब पूरा चक्कर हो जाएगा तो अपनी ये पूरा वक्र पृष्ठ यानी इस बाहरी क्षेत्रफल के बराबर वो घूम जाएगा। तो देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2πr × h, और ये जो है यही बेलन की हाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में है, तो इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। क्यों, क्योंकि पूरा मान आपको वर्ग मीटर में पूछा जा रहा है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबका मान दिया गया है, आपको वैल्यू रखनी है 2 × 22, पाई का मान 22/7, आर का मान आपको दिया गया है, ये चूंकि डी में था। ठीक है, और डायामीटर था, पूरा व्यास था, और जब इसको हमें आर निकालना है और यहाँ पर देखिए आर और ये 2r मिलकर के डी हो जाता है, यानी कि व्यास हो जाता है। तो यहाँ से मैं 2 को हटा दे रहा हूँ और व्यास के जगह 2r की जगह मैं पूरा यहाँ पर 0.7 रख दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। और h की जगह 2 रख देना है। अब यहाँ से देखिए ये कट जाएगा इससे 0.1 में और ये हो जाएगा 4.4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये एक चक्कर में इतना एरिया घेरेगा। अब चूंकि 50 चक्कर की बात की गई है तो इसमें हम लोग सिंपली 50 से गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 5 चौक 20 के 0 हाथ में 2, 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है, और 1 0 पहले से था तो यहाँ से देखिए 1 दशमलव यहाँ लग जाएगा, यानी कि 50 चक्कर में वो कितना चलेगा, 220 मीटर स्क्वायर रोलर इतना मीटर स्क्वायर चलेगा 50 चक्करों में। यही आपका उत्तर हो जाएगा। 15वां प्रश्न पूछा गया था, 700 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो। मैंने मान लिया कि 700 को 2 भागों में बांटना है, तो पहला भाग x मैंने मान लिया। ठीक है, तो जब पहला भाग x हो जाएगा तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग हो जाएगा आपका 700 - x।
अब प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि एक भाग का 40%, तो पहला भाग मैं माना था x, तो इसका मैं मान रहा हूं 40%, इतना हो जाएगा, बराबर लिख रहा हूं दूसरे भाग के 60%। अब दूसरा भाग ये था 700 माइनस एक्स का 60%, 60/100, कह रहा है कि दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है, ये वाला 80 अधिक था, मैंने बीच में बराबर का चिन्ह लगा दिया, तो अगर मैं इसमें 80 जोड़ दूं तो फिर दोनों बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला 80 अधिक था तो इसमें मैं 80 जोड़ दे रहा हूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखिए अब कैसे सॉल्व करना है, ये इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 2 पचे 10, ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 5, और ये देखिए ये इससे कटेगा और ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, और उसके बाद से ये बचेगा 3 डिवाइडेड बाई 5, 700 माइनस एक्स प्लस 80। अब दोनों तरफ मैं 5 से गुणा कर दूं तो ये 5 कट जाएगा, ये 5 कट जाएगा, और यहाँ पे इसमें 5 से गुणा होगा तो 80 में 5 से गुणा करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ से 2x है और यहाँ से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 2x और इधर -3x, -3x को इधर मैं पक्षांतर कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 5x, और इसमें अंदर गुणा करेंगे तो 700 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा 2100 प्लस 400, ये कितना हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाई 5, यानी x का मान कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। तो पहला भाग हमने क्या माना था, x माना था, तो पहला भाग 500 हो जाएगा, और दूसरा भाग कैसे निकालेंगे, 700 में से x को घटा दिया था तो 700 में से 500 में घटा देता हूं तो इसका जो दूसरा भाग है वो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। और यहीं आपसे प्रश्न में पूछा गया था कि 700 को 2 भागों में बांटना था, तो पहला भाग 500 और दूसरा भाग 200 आपका उत्तर हो जाएगा। 16वां प्रश्न पूछा गया था, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए दो पासे हैं, किसी भी पासे में 1 से लेकर के 6 तक के डिजिट्स आ सकते हैं, तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखिए हो सकता है कि पहले पासे में 1 आ जाए और दूसरे पासे में 3 आ जाए, तो इस कंडीशन में दोनों का योग 4 हो रहा है। दूसरा फेवरेबल कंडीशन क्या बन सकता है कि पहले पासे में 2 आ जाए और दूसरे पासे में भी 2 आ जाए, उस कंडीशन में भी दोनों का योग क्या होगा 4 होगा। तीसरा फेवरेबल कंडीशन हो सकता है कि पहले पासे में 3 आ जाए और दूसरे पासे में 1 आ जाए, तो उस कंडीशन में भी दोनों का योग 4 होगा। क्या इसके अलावा कोई और संभावना बन सकती है जब दोनों का योग 4 होगा? नहीं, इसके अलावा कोई भी संभावना नहीं बनेगी। तो ये फेवरेबल कंडीशन हो गया। इसके अलावा जो कुल संभावनाएं होंगी वो 36 होंगी। और प्रायिकता कैसे निकालते हैं हम लोग? प्रायिकता जो फेवरेबल कंडीशन है उनकी संख्या कितनी है? 3 है, 1 2 3 डिवाइडेड बाई कुल संभावना। कुल संभावना कितनी होती है? 36 होती है। तो जब 3 से 36 को काटेंगे तो 12 बार में जाएगा, यानी कि इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/12 आपका उत्तर हो जाएगा। 17वां प्रश्न पूछा गया था, पार्श्व चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। इस वर्ग का जो भुजा है वो कितना दिया गया है? ये आपको दिया गया है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे पढ़िए। इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बना है। इसके अंदर एक वृत्त बना है जो सभी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ये जो भुजा है यही तो वृत्त का व्यास होगा, यानी कि अगर त्रिज्या में निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? व्यास बटे 2, यानी कि 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। और वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? πr², यानी कि 22/7 गुणे r का मान कितना दिया गया है? 14 गुणे 14 हो जाएगा। अब ये देखिए 7 से 2 बार में कट जाएगा और ये 14 गुणे 2 यानी 28 और ये 22 दिया गया, यानी कि आपका आ जाएगा 22 गुणे 28। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका उत्तर प्राप्त होगा आपको 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। प्रश्न में आपसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया था, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। 18वां प्रश्न पूछा गया था, पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है। देखिए ये पॉइंट O है और इस वृत्त का केंद्र है। आगे पढ़िए। AOB वृत्त का व्यास है। AOB इस वृत्त का व्यास है। यदि कोण CAB बराबर 60 अंश, देखिए CAB ये वाली मान आपको दिया गया है, 60 अंश दिया गया है, और कोण ABD यानी ये वाला कोण आपको 40 अंश दिया गया है, तो CAD यानी कि देखिए CAD यानी ये पूरा कोण आपसे पूछा जा रहा है कितना होगा, प्लस कोण DBC क्या होगा? DBC ये वाला पूरा कोण आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा।
ठीक है, यानी ये पूरा कोण और ये पूरा कोण कितना होगा आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, इस प्रश्न को भी हल करने के लिए आपको पेन पेपर की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सब प्रश्न बिल्कुल सिंपल होते हैं। अब देखिए, आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा, इसके पहले वाले प्रश्न में भी हम लोगों ने इसको लगाया था प्रमेय को, कि अर्धवृत्त में स्थित कोण 90 अंश का होता है। इस त्रिभुज में देखिए, ABC त्रिभुज में देखिए, ABC त्रिभुज में देखिए, ये अर्धवृत्त बन रहा है और इसके वजह से ये कोण कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए इस वाले वृत्त में, नीचे वाले वृत्त में भी ये वाला कोण कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा, क्योंकि ये भी अर्धवृत्त में ही कोण बन रहा है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इस त्रिभुज में देखिए, ABC में देखिए, ये 90 अंश आपको पता है, ये 60 अंश पता है, और ये कोण कितने का हो जाएगा, चूंकि आपको ज्ञात होगा किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, तो ये 90 और 6 150 हो गया, और ये कोण कितने का हो गया, यानी कि 30 अंश का हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और अब नीचे वाले त्रिभुज में देखिए, ABD में देखिए, जब ये 90 अंश का हो गया, ये 40 अंश आपको दिया गया है, तो 90 और 40 130 अंश हो गया, और ये वाला कोण कितने का बचा, 180 में से 130 घटाएंगे तो बचेगा आपका 50 अंश। अब देखिए, पहला जो प्रश्न पूछा गया था CAD का मान पूछा गया था, CAD आपको ये वाला कोण पहले से दिया गया है, कितना दिया गया है, 60 अंश दिया गया है, और ये हमने निकाल लिया 50 अंश। अगर इन दोनों कोणों को मैं जोड़ दूं तो पूरा ये कोण का मान आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों कोण का मान क्या होगा, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, ये वाला आपको 60 अंश दिया गया है, ये हमने 50 अंश निकाल लिया, तो 60 और 50 मिला करके कितना हो जाएगा, 110 अंश, यानी कि कोण CAD का मान कितना हो जाएगा, 110 अंश। इसी प्रकार से दूसरा कोण आपसे DBC पूछा गया था, कोण DBC, देखिए DBC पूछा गया था, तो यहाँ पर ये वाला कोण आपको दिया गया कितना, 40 अंश, और ये वाला कोण हमने निकाल लिया 30 अंश, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा DBC का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 40 प्लस 30 यानी कि कितना, 70 अंश। यही आपका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर वर्ष 2018 में चतुर्थ सेमेस्टर के गणित प्रश्न पत्र का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन आपने देख लिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही 2018, 2019 और 2020 में पूछे गए चतुर्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।